तो मैंने बताया सोलेनॉइड अलग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट अलग होता है, परमानेंट मैग्नेट अलग होता है। सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड एक ऐसी चीज होती है जो कि सिलेंडर होता है। सिलेंडर मतलब कार्डबोर्ड की एक पतली सी रॉड होती है जिसके अंदर कॉइल हेलिक्स होती है, और इसका जो डायमीटर होता है वो लेस होता है इसकी लेंथ से। ये होता है सोलेनॉइड का। अब हमारे पास दो रूल होते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज रूल, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज रूल। क्लॉकवाइज रूल ये कहता है कि क्लॉकवाइज रूल नॉर्थ पोल को डिफाइन, साउथ पोल को डिफाइन करता है, और एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल। ये कुछ समझ में नहीं आया। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है वो होता है साउथ पोल, जहां से एग्जिट करती है वो होता है नॉर्थ पोल। अगर आपको किसी सिलेंडर में सर्कुलर वायर में पोलैरिटी जज करनी है फिजिकल वायरिंग के थ्रू, ध्यान रखना वैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर फिजिकल वायरिंग को इग्नोर किया जाता है, मगर आप अगर फिजिकल वायरिंग देख रहे हो, यानी कि आप चेक करना चाह रहे हो कि वो वायरिंग कैसी है फिजिकली, तो उसके अंदर आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रूल दो लगते हैं। अगर वो फेस साउथ पोल है तो वहां पे बनेगा एंटी क्लॉकवाइज, और अगर वही साउथ पोल है तो बनेगा क्लॉकवाइज, सॉरी, और वही दूसरा फेस अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हमें बनेगा नॉर्थ पोल। तो ध्यान रखना, अगर करंट का डायरेक्शन, ध्यान रखना करंट का डायरेक्शन कॉइल के अंदर क्लॉकवाइज है तो बनेगा साउथ पोल, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो बनेगा नॉर्थ पोल। अब मैं बात करता हूं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो एज सेम होती है बार मैग्नेट की तरह। कैसे? बार मैग्नेट की तरह। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट की तरह ही होती हैं। सोलेनॉइड आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ये वाली बात भी हमारी क्लियर हो गई है। और सोलेनॉइड को जब हम सस्पेंड करेंगे तो वो नॉर्थ साइड डायरेक्शन में लाई करेगा एज बार मैग्नेट। बस अंतर क्या है कि बार मैग्नेट की आप स्ट्रेंथ को डिफर नहीं कर सकते, बार मैग्नेट की पोलैरिटी चेंज नहीं कर सकते। ये दोनों चीज आप सोलेनॉइड के अंदर कर सकते हो। अगर सोलेनॉइड के अंदर मैं करंट का अमाउंट बढ़ा दूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी, इफेक्ट बढ़ जाएगा, और ये जो सोलेनॉइड है अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन रख दूं, अब सॉफ्ट आयरन की क्या होती है? हाई परमेबिलिटी होती है और लो रिटेंटिविटी होती है। परमेबिलिटी का मतलब होता है कि वो अपने अंदर किसी दूसरी प्रॉपर्टी को कब तक अंदर रख सकता है, होती है परमेबिलिटी। और रिटेंटिविटी वो रिटेन कितनी देर तक कर सकता है। परमेबिलिटी, सपोज दैट अगर मैंने एक आयरन रॉड के अंदर करंट पास करे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की उसके अंदर प्रॉपर्टी जब तक करंट पास हो रहा है तब तक रहेगी, जैसी करंट हट जाएगा निकल जाएगी। ये कहलाती है उसकी परमेबिलिटी। जब तक करंट पास होगी तब तक वो परमेबल होगा, जैसी करंट हट जाएगी वो परमेबल नहीं होगा। और अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं रिटेंटिविटी की, तो रिटेंटिविटी क्या होती है? जैसी मैंने हटाई तो वो हट गया। स्टील की क्या होती है? हाई रिटेंटिविटी होती है, लो परमेबिलिटी। मतलब वो अगर प्रॉपर्टी ले लेता है तो रिटेन अपने पास बहुत देर तक करता रहेगा, और परमेबिलिटी उसकी लो होती है। हाई रिटेंटिविटी, लो परमेबिलिटी, ये फैक्ट होता है सॉफ्ट स्टील का, जिसको हम परमानेंट मैग्नेट में यूज करता भी बताऊंगा। तो इसके अंदर क्या बताया? अगर मैं बढ़ा दूं अमाउंट ऑफ करंट तो बढ़ जाएगी। सॉफ्ट आयरन रख दूं इसकी कोर के अंदर तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, तो मेरा इफेक्ट बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ मैं पर्टिकुलर लेंथ के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स जो मैंने वाइंड अप करे वो बढ़ा दूं तो भी मेरी बढ़ जाएगी। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो कि हम कर सकते हैं। सर आप एक बार दोबारा बताओ कि बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट सोलेनॉइड के अंदर सिमिलैरिटीज क्या क्या है? सिमिलैरिटी आएगी अगर बोर्ड में तो आ सकती है 2 नंबर की। उसके अंदर आपसे पूछेगा कि 2 सिमिलैरिटी बताओ और 2 नंबर पाओ, तो आप क्या बताओगे कि अगर मैं इसको ऐसी फ्रीली सस्पेंड कर दूंगा तो नॉर्थ साउथ में लाई करेगी, और अगर मैं इसको आयरन फिलिंग्स के साथ रखूंगा चालू करके तो अट्रैक्ट करेंगी एज बार मैग्नेट करता है। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होगा वो कंसेंट्रिक सर्कल होगा एज बार मैग्नेट। डिफरेंस क्या है? मैं उसकी पोलैरिटी चेंज नहीं कर सकता बार मैग्नेट की, इसकी कर सकता हूं अगर मैं करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दूं। भाई करंट ऊपर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूं है, अब यूं हो जाएगी, यूं एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, नॉर्थ पोल बन जाएगा। यूं जा रही थी क्लॉकवाइज हो जाएगी तो साउथ पोल बन जाएगा। तो मैं चेंज कर सकता हूं, और अगर मैं सॉफ्ट आयरन रख दूंगा कोर के अंदर तो मेरी बढ़ जाएगी। तो ये कुछ चीजें उसने बताई। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्पररी आर्टिफिशियल मैग्नेट है सॉफ्ट आयरन का, जिसका यूज हम करते हैं। सॉफ्ट आयरन का है तो इसकी परमेबिलिटी याद होगी, रिटेंटिविटी कम है।
जैसे कि मैंने आयरन स्क्रैप है बहुत ज्यादा, मैंने उसके अंदर बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट का सर्किट बना के एक बुलडोजर के साथ आयरन चीज को अट्रैक्ट कर लिया। अब मैंने अट्रैक्ट कर लिया क्योंकि उसकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो गया। जैसे ही मैं उसको उस स्क्रैप के एरिया से दोबारा लेके आया, मुझे निकालना है। अब यहीं पे अगर मेरा स्टील होता तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन करने में बहुत टाइम लगाता, मगर ये मेरा सॉफ्ट आयरन है, ये रिटेन बहुत जल्दी कर देगा, इसकी रिटेन पावर है ही नहीं इतनी, तो ये छोड़ देगा, इसलिए मैंने सॉफ्ट आयरन लिया है। अब सॉफ्ट आयरन के अंदर भी वही केस होता है जिसके अंदर आप वाइंडिंग करते हैं। दो तरीके के होते हैं, एक यू शेप्ड होता है, एक आई शेप्ड होता है। नॉर्मल है, इसकी आप डायग्राम अपनी बुक से देख लेना। नॉर्मल है, इसमें कुछ ऐसा है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाऊं, तो आप पहला तो ये कहोगे कि इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट, और दूसरा कहोगे कि मैं नंबर ऑफ टर्न्स या वाइंडिंग उसके ऊपर बढ़ाऊं। अब बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट बेसिकली हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि इनकी शेप डिफर करती है और इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी ऐसी डिफाइन नहीं होती। ठीक है, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी ऐसी डिफाइन नहीं होती है। अगर हम मतलब इसको हम बनाना पड़ता है इसको में। हाँ, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का लोडस्टोन जो था वो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, मगर हम इसको ना डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, आर्टिफिशियली बनता है एक तरीके से। हम इसके अंदर सॉफ्ट स्टील लेते हैं जिसकी परमेबिलिटी लो होती है, रिटेंटिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है। अब इसके अंदर क्या काम होता है, इसके अंदर एक इंसुलेटेड कॉपर वायर यूज करी जाती है। ऐसी इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड क्यों लिया है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंसुलेटेड क्यों लिया, किसी किताब में नहीं लिखा है, बता रहा हूं। इंसुलेटेड हमने इसलिए लिया है क्योंकि यदि मैं इसको सपोज यहां पे रोटेट करवाता हूं, ये मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट है, स्टील की बनी हुई है, ठीक है। अगर मैंने इंसुलेटेड नहीं लिया तो करंट यहां से डायरेक्ट यहां से पास कर जाएगी और बाहर आ जाएगी, सर्किट कंप्लीट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज हो ही नहीं पाएगा, हमारा पर्पस फेल हो जाएगा। इंसुलेटेड मतलब उसको करंट फैलानी नहीं है, करंट उसी में रहेगी, शॉक नहीं लगेगा आपको अगर इंसुलेटेड होती है, ठीक है। तो इंसुलेटेड अगर हम लगा देंगे तो पूरा करंट फ्लो होगा और पूरी तरीके से मैग्नेटाइज होगा, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट वो होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट मैग्नेट में अंतर क्या है? सर, परमानेंट मैग्नेट की पोलैरिटी चेंज नहीं कर सकते, उसकी कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, इसकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा। किसकी? परमानेंट मैग्नेट की पोलैरिटी चेंज नहीं हो सकती, इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ चेंज हो सकती है। परमानेंट मैग्नेट की पोलैरिटी चेंज नहीं हो सकती, उसकी चेंज हो सकती है। परमानेंट मैग्नेट बना होता है सॉफ्ट स्टील से जिसकी रिटेंटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना होता है सॉफ्ट आयरन से जिसकी रिटेंटिविटी कम होती है, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं होता, वहीं पे इलेक्ट्रोमैग्नेट या सोलेनॉइड कह लो, वो डीमैग्नेटाइज इजीली हो जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक बेल की। देखो, इलेक्ट्रिक बेल का इतना ज्यादा है नहीं। इलेक्ट्रिक बेल में बस ये याद रखना कि अगर मैं एसी सोर्स लेता हूं, डीसी सोर्स लेता हूं, तो मेरे सर्किट पे क्या अंतर पड़ेगा। देखो, अगर मैं एसी सोर्स लूंगा तो मेरे सर्किट पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, डीसी लूंगा तो भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा काम क्या है, उस डोंग को बेल पे दबाना। इलेक्ट्रिक बेल के अंदर डायग्राम देखोगे तो उसके अंदर बजाना है उसका काम। तो और एसी में पोलैरिटी डेवलप नहीं होती है मगर चेंज होती रहती है, 50-50 फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी। डीसी में पोलैरिटी परमानेंट डेवलप होती है। तो यदि मैं एसी लूंगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो डेवलप होगी ना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर डेवलप हो जाएगी तो वो डोंग खिसक जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप नहीं होगी तो डोंग नहीं खिसकेगा। तो ये अंतर होता है। तो अगर मैं परमानेंट मैग्नेट लेता हूं, परमानेंट मैग्नेट अगर मैं लेता हूं, वो एसी करंट अगर मैं लेता हूं तो मेरी पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी, मगर हां मैं इजीली अपना काम कर पाऊंगा। तो इस चैप्टर के अंदर यही था। एक चीज बता देता हूं मैं आपको, इसके अंदर हाँ, अगर आपको मतलब एक डायग्राम के अंदर एक्स अंदर की एक्स दे रखा है और डॉट दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है? एक्स मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड का जा रही है अंदर की तरफ, करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ है एक्स, और अगर डॉट दे रखा है तो करंट का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, टूवर्ड्स मी। इफ एक्स इनसाइड द पेपर, ये पेपर है, इसके इनसाइड, इफ डॉट आउटसाइड द पेपर। ये दो चीजें जो कि आपको समझ आएंगी इसके। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी। इसकी आगे वाला पार्ट जिसके अंदर हम बात करेंगे लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में, कि किस तरीके से एक मैग्नेटिक कंडक्टर कह रहा हूं, एक कंडक्टर के अंदर, करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस के अंदर एक फोर्स लगता है अदर देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और वो फोर्स उसके अंदर डिफ्लेक्शन लेके आता है। दोबारा समझो, लॉरेंट्ज फोर्स ये कहता है
कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। अगर वो करंट कैरिंग कंडक्टर नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके अंदर वो फील्ड अपनी फील्ड के चक्कर में और ये करंट कैरिंग कंडक्टर की फील्ड के चक्कर में एक फोर्स डेवलप होगा, इसको कहते हैं लॉरेंस फोर्स, जो कि उस कंडक्टर को मूव कर पाएगा। इसी प्रिंसिपल पे होता है डीसी मोटर, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और हमारी मैकेनिकल एनर्जी नहीं कह सकते हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। तो काफी इंपॉर्टेंट फंडा है इसका लॉरेंस फोर्स का। लॉरेंस फोर्स के अंदर एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं लॉरेंस फोर्स का मैग्नीट्यूड नापने के लिए। उसके अंदर हम बात करते हैं करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, जो कि इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा होगी। बी से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, एल से रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी मैग्नेटिक बार मैग्नेट रखी हुई है, ये आपका कंडक्टर रखा हुआ है। अगर करंट यू फ्लो कर रही है और इसका डायरेक्शन यू है तो कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। अगर इसका डायरेक्शन यू है, मतलब फील्ड का इन्फ्लुएंस इधर की तरफ है और करंट फ्लो कर रही है इधर, परपेंडिकुलर हो गया, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। अगर ये कंडक्टर इतना है, छोटा है, तो ठीक है। अगर इससे बड़ा हो गया तो इतना इन्फ्लुएंस नहीं आएगा। इसकी यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है, यूनिट आप डिराइव कर सकते हो। इसकी यूनिट होती है न्यूटन एम्पियर -1 मीटर -1 या फिर वेबर मीटर स्क्वायर। अब हम इसको कैसे पता लगाएं कि हमारा डायरेक्शन ऑफ लॉरेंस फोर्स की डायरेक्शन है किधर। अगर मैं करंट, इस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम कहते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर क्या होता है कि अगर मैं अपने हाथ को ऐसे अरेंज करूं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ऐसे करूं कि मेरा मिडिल फिंगर थंब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, कि ये मेरा दे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरा दे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, तो ये देगा फोर्स। तो क्या देगा? फोर्स। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये इंड्यूस करंट, ये देगा फोर्स। तो मैं ऐसे अरेंज करूं कि मेरा फोर्स आ जाए। अब हमारे पास सिंपल डीसी मोटर होता है। सिंपल डीसी मोटर के अंदर आपको कुछ नहीं याद करना है। एक होती है हॉर्सशू मैग्नेट, एक होती है कॉपर की कॉइल रेक्टेंगुलर, एक बैटरी अटैच होती है, कार्बन ब्रशेस होते हैं जिसका काम क्या है? कांटेक्ट मेंटेन करना वायर और स्प्लिट ब्रशेस के अंदर। और होते हैं हमारे पास स्प्लिट रिंग, जिसको कहते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का सबसे बड़ा रोल क्या है मैं अभी बताता हूं आपको। अब ये जो हमारी जो कॉइल होती है ऐसे प्लेस होती है, जब ये ऐसे प्लेस होती है तो इसमें मैक्सिमम फोर्स लगता है और ये यूं हो जाती है। अब इस पे मिनिमम फोर्स लगता है। जब ये मिनिमम फोर्स होगा तो आप कहोगे सर ये यूं जानी चाहिए, यूं नहीं, यूं जानी चाहिए ना। आपका कॉइल ऐसे रखा हुआ था, एक्सिस होती है, एक होती है एक्सिस, होती है एक्सल। एक्सल क्या होती है? जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता होता है। अब ये एक्सिस रखी हुई है, ठीक है। अब ये एक्सिस के पैरेलल है और ये आपका बार मैग्नेट रखा हुआ है, तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, ये उठ के यूं हो जाएगा जब इलेक्ट्रिसिटी मूव करेगी। जैसे ही इधर आएगा फोर्स हो जाएगी 0 और ये यूं मूव करेगी, मगर इनर्शिया के चक्कर में ये यूं मूव करती है। तो मैक्सिमम होगा पैरेलल पे, मिनिमम होगा जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगी टू द प्लेन ऑफ एक्सिस, ठीक है। अब इसके अंदर कैसे हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं? हम इसके अंदर अमाउंट ऑफ करंट बढ़ा दें, सर्किट के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनक्लोज बढ़ा दें, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दें। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके थ्रू हम इसका इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हैं। स्प्लिट रिंग का काम क्या होता है? स्प्लिट रिंग जिसको हम कहते हैं कम्यूटेटर, इसका काम क्या होता है? जो फ्लो होता है करंट का, मैंने क्या बताया, ये यो होती 0 हो गई, अब ये इनर्शिया के चक्कर में हो जाएगी। तो वास्तव में यहाँ पे जो कम्यूटेटर होता है स्प्लिट रिंग, वो करंट दूसरे डायरेक्शन से लेके जाती है, ठीक है। दोबारा समझो, सपोज ये यो प्लेन रखा था, अब ये यो हो गया, अब यहाँ पे 0 हो गई, ये यो गिरनी थी, मगर इसको गिरना यूं है ताकि अपना पूरा 360 घूम सके। अब ये घुमाने का काम होता है स्प्लिट कम्यूटेटर्स का, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। आपको इतना याद नहीं करना है, आपको स्प्लिट कम्यूटेटर का रोल याद रखना है। उसका रोल क्या है? द डायरेक्शन ऑफ द करंट ऑफ द कॉइल हैज टू बी रिवर्स सो दैट द कॉइल कंटिन्यूज टू रोटेट इन सेम डायरेक्शन। इसके लिए हम कम्यूटेटर यूज करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आईसीएससी का। अब इसके बाद आते हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में काफी इंपॉर्टेंट है, हम बात करेंगे किस प्रकार एक मैग्नेट की मदद से एक सोलोनॉइड या फिर एक कंडक्टर के अंदर, जिसके अंदर तार लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर के साथ, मगर कोई करंट का सोर्स नहीं है, उसके अंदर करंट कैसे इंड्यूस करते हैं। इंड्यूस करना पॉसिबल है मगर करंट को चलाना इम्पॉसिबल है, अगर वो करंट का पाथ क्लोज नहीं होगा तो।
अगर करंट का पाथ क्लोज है तो इंड्यूस भी होगा और फ्लो भी होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, जो हमारे दूसरे अपने तीसरे साइंटिस्ट आ गए, लॉरेंट्ज फोर्स हो गया, उससे पहले ओस्टवार्ड हो गया, अभी आता है फैराडे जिनका लेंज लॉ भी था। उनने क्या किया, उनने नोटिस किया व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि किसी कंडक्टर से पास कर रही होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ कॉइल इंक्रीजेस और चेंजेस विद टाइम, EMF is induced in the coil which causes the current to flow. Whenever magnetic flux link with the coil changes, a EMF is induced in the coil which causes the current to flow. तो इस फिनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जहां पे इंडक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर। किसके अंदर? इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर, सॉफ्ट आयरन की कॉइल के अंदर बेसिकली इंडक्शन होता है। कैसे होता है? जहां मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज होता है। जब रिलेटिव मोशन होगा तभी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को नोटिस कर पाओगे। अगर रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नोटिसेबल नहीं। हम बात करेंगे अब क्या क्या ऑब्जर्वेशन होगी। देखो, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज होता रहेगा तो वो भी चेंज होगा। अब इसके अंदर यही बात कही है कि मैं कॉइल के अंदर करंट कैसे बढ़ाऊं, मतलब किसी कॉइल रखी हुई है उसके अंदर इंड्यूस करंट का अमाउंट कैसे बढ़ा सकता हूं। तो इंड्यूस करंट का अमाउंट कैसे बढ़ा सकते हैं? आप स्पीड ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा दें, आप जो मैग्नेट ले रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का, अच्छी पावर का लें, एरिया ऑफ मैग्नेट बढ़ा दें, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करें। तो ये कुछ चीज होती है। क्या क्या होती है? आप क्रॉस सेक्शन बढ़ा दें, किसका? मैग्नेट का या सोलेनॉइड का। या फिर आप क्या करें, आप मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल की स्पीड बढ़ा दें, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करें। तो ये कुछ चीजें आप यूज कर सकते हैं। अब फैराडे के एक्सपेरिमेंट ने उसमें ये पाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ फिनोमेना by which an EMF is induced in an electromagnet solenoid whenever magnetic flux link with the coil changes. Whenever magnetic flux link with the coil changes. So whenever there is a change in magnetic field lines passing through a conductor coil or magnetic flux link with the coil changes, an EMF is induced which causes the current to flow. The magnitude of the induced EMF depends on the amount of flux maintained with the coil changes. Rate of change of flux विद टाइम, ये डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन आएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ कैसे डिफर करता है, तो वो डिफर करता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम के साथ। अब इसको कैसे नोटिस करें? हमने राइट हैंड रूल पढ़ा था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे फ्लेमिंग का राइट हैंड। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ये कहता है कि अगर मैं अपनी थंब, अपना फोर फिंगर, मिडिल फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर अरेंज करूंगा तो इसके अंदर ये तो मेरा देगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, ये तो देगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब और ये देगा मेरा मोशन ऑफ कंडक्टर का डायरेक्शन, और ये मुझे बताएगा कि मेरी इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन क्या है। तो अगर मुझे जानना है कि मेरी इंड्यूस ईएमएफ जो कि मैग्नेटिक इंडक्शन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद टाइम से जो मैनेज करी जा रही है, वो कैसे होती है, तो मैं अपने राइट हैंड को थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऐसे अरेंज करूंगा कि मेरा जो थंब है वो मुझे दे मोशन ऑफ कंडक्टर, यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है, ये दे मैग्नेटिक फील्ड फोर फिंगर, और ये मुझे बताए इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या। अब इसके अंदर एक लेंज लॉ होता है जो कि अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है। लेंज लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। काफी सरल है, काफी इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसे